Hello dear students, we are in the series of tense and exception and this is part 3. In this part, we have to study verb of action. Verb of action, it tells action of noun. Action of noun means ऐसा नाउन जो किसी भी सेंटेंस या क्लॉज का सब्जेक्ट हो, वो उस सब्जेक्ट के एक्शन के बारे में बात करता है। वो सब्जेक्ट कौन सा एक्शन कर रहा है, ये जानकारी हमें वर्ब ऑफ एक्शन देता है। हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब के ज़रिए ये तो जान ही लिया कि फाइनाइट वर्ब 3 होते हैं। वर्ब टू बी, इट टेल्स एग्जिस्टेंस ऑफ नाउन। वर्ब टू हैव, इट टेल्स पोजीशन ऑफ नाउन। एंड अभी हम लोगों ने शुरू किया वर्ब ऑफ एक्शन, इट टेल्स एक्शन ऑफ नाउन। वो नाउन जो सेंटेंस या क्लॉज का सब्जेक्ट है। वर्ब ऑफ एक्शन जब कंस्ट्रक्शन की दुनिया में इसको हम यूज़ करेंगे, सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे, तो कैसा दिखेगा? कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस हैविंग वर्ब ऑफ एक्शन, SHV MV OC, ये है क्या? S फॉर सब्जेक्ट, HV फॉर हेल्पिंग वर्ब, MV फॉर मेन वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट एंड C फॉर कॉम्प्लीमेंट। आप O फॉर की जगह DO भी लिख सकते हैं, जिसकी मीनिंग होती है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, देन कॉम्प्लीमेंट। और DO की जगह आप ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। ये है क्या? अभी हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। ऑलरेडी हमने अपने वीडियोस में क्लियर करके बताए हैं कि सेंटेंस का वो टुकड़ा जो वर्ब को हैंडल करे, वर्ब को परफॉर्म करे, वो सब्जेक्ट है। क्लॉज का वो टुकड़ा जो वर्ब को हैंडल करे या परफॉर्म करे, उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट छांटना बहुत आसान है, सब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। आप कोई भी सेंटेंस है, उसमें आप कौन लगा दीजिए या किसने लगा दीजिए। इंग्लिश में हु और हिंदी में कौन या किसने, तुरंत आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। राम पढ़ा रहा है, कौन पढ़ा रहा है? राम पढ़ा रहा है। राम इज़ टीचिंग, हु इज़ टीचिंग? राम इज़ टीचिंग। तुमने मुझे परेशान किया, यू डिस्टर्ब्ड मी, हु डिस्टर्ब्ड मी? यू डिस्टर्ब्ड मी। तो हु लगाने से सब्जेक्ट मिलता है। और सब्जेक्ट क्या? इट परफॉर्म्स वर्ब, इट परफॉर्म्स वर्ब। ये वर्ब को परफॉर्म करता है। सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जो वर्ब को परफॉर्म करे, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और एक्शन की दुनिया में हम हेल्पिंग वर्ब का जिक्र करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने वर्ब टू बी में जिक्र नहीं किया, यहाँ हम लोग इसका जिक्र कर रहे हैं। जहाँ कहीं एक्शन होगा, जिस भी फॉर्म में एक्शन होगा, वहाँ हम हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत महसूस करते हैं। हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? इट टेल्स टाइमिंग ऑफ एक्शन, इट टेल्स टाइमिंग ऑफ एक्शन। ये एक्शन की टाइमिंग बताता है। आगे इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। MV मेन वर्ब या एक्शन, इसी एक्शन की टाइमिंग बताने वाला कौन होता है? हेल्पिंग वर्ब। O फॉर ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का वो टुकड़ा जिसके ऊपर सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा हो, जिसको सब्जेक्ट कंट्रोल कर रखा हो, जिसको सब्जेक्ट ऑपरेट कर रखा हो, वो ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट छांटने के लिए 2 क्वेश्चन वर्ड माइंड में सेट कर लीजिए। व्हाट, क्या, होम, किसे या किसको। और होता क्या है? ऑब्जेक्ट, इट इज़ द टारगेट एट विच सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म्स एक्शन। ये वो टारगेट है जिसके ऊपर सेंटेंस का सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है। इट इज़ द टारगेट एट विच सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस परफॉर्म्स एक्शन। और आप देख सकते हैं सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हु, जिसे हिंदी में कौन या किसने बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट छांटने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए व्हाट और whom लगाते हैं। सेंटेंस का लास्ट टुकड़ा आता है कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट को निकाल दिया जाए, बचा कुचा जो भी हिस्सा है, रिमेनिंग पार्ट जो भी है, वो रिमेनिंग पार्ट क्या माना जाएगा? कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। और फाइंड आउट करने के लिए व्हेन, वेयर और हाउ लगाइए। कब, कहाँ और कैसे।
इट शेप्स सेंटेंस इन मेकिंग मीनिंग। ये सेंटेंस को एक शेप देता है मीनिंग क्लियर करने के लिए। इट शेप्स सेंटेंस इन मेकिंग मीनिंग। रिमार्क पॉइंट में हमने लिखा है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज टारगेटेड एंड हैंडल्ड बाय सब्जेक्ट व्हाइल नथिंग लाइक दिस हैपेंस विद कॉम्प्लीमेंट। मतलब सेंटेंस के उस हिस्से पर जिस पे सब्जेक्ट का पूरा कंट्रोल हो, सब्जेक्ट उसे टारगेट बनाकर हैंडल कर रहा हो, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सब सेंटेंस के उस टुकड़े पर जिस पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो, जिसे व्हेन टाइम निकल के आए, वेयर प्लेस निकल कर आए और हाउ मैनर ऑफ एक्शन नज़र आवे, वो से हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। बाकी आगे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट इज टारगेटेड एंड हैंडल्ड बाय सब्जेक्ट व्हाइल नथिंग लाइक दिस हैपेंस विद कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सेंटेंस का वो टुकड़ा जिसके ऊपर सब्जेक्ट सबसे पहले अटैक करे, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और उसके असर से, उसके इन्फ्लुएंस से दूसरे पर वो अपना काम करना शुरू करे, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसीलिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में मैंने लिखा है, फर्स्ट टारगेट ऑफ सब्जेक्ट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। वाइल आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, सेकेंड टारगेट ऑफ सब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। गाइज एक सबसे आसान तरीके से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट छांटा जा सकता है बगैर बहुत ज़्यादा सोचे। कैसे? किसी भी सेंटेंस में एक अकेला ऑब्जेक्ट हो तो उसे हमेशा आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर कीजिए। इफ देयर इज वन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अब ये ऑब्जेक्ट चाहे व्हाट से निकले चाहे होम से निकले, अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, चाहे वो व्हाट से निकले चाहे वो होम से निकले। होम मीन्स किसे या किसको। और इफ देयर आर टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस, अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्हाट लगाने से निकलता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होम लगाने से निकलता है। क्या लगाएंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा और किसे और किसको लगाएंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन कब? जब सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो तब। अगर सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो क्या से निकले चाहे वो किसे से निकले, हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगेन हम लोग रीड कर देते हैं। फर्स्ट टारगेट ऑफ सब्जेक्ट इज direct object of sentence. If there is one object in a sentence is known as direct object. If there are two or more than two objects in a sentence, we can get direct object using question word what means क्या, and indirect object by using whom means किसे या किसको। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोगों ने अभी पहले ही पढ़ लिया कि सेकेंड टारगेट ऑफ सब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस। ये किसे या किसको से निकलता है। और इफ देयर इज ओनली वन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस देन देयर एग्जिस्ट नो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर किसी सेंटेंस में एक अकेला ऑब्जेक्ट है तो याद रखिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो नहीं है, वो सिर्फ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, चाहे वो किसे से निकले या फिर व्हाट से निकले। लेकिन इफ देयर आर टू और मोर देन टू ऑब्जेक्ट्स इन अ सेंटेंस देन बाय यूजिंग क्वेश्चन वर्ड होम, किसे या किसको जिसको बोलते हैं, वी गेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वी गेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाइज एक बार फिर से सुन लीजिए, ऑब्जेक्ट दो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में एक अकेला ऑब्जेक्ट है तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, चाहे व्हाट से निकले चाहे होम से निकले। और किसी भी सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो
जो वर्ड से निकलेगा वो डायरेक्ट है और जो whom से निकलेगा इनडायरेक्ट है. अगेन आई एम गोइंग टू रिसाइट whatever I have written here. First target of subject is direct object of sentence. If there is one object in a sentence is known as direct object. If there are two or more than two objects in a sentence, we can get direct object using question word what means क्या and indirect object by using whom means किसे या किसको. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वजूद कभी भी तब तक नहीं रहेगा जब तक उस सेंटेंस में एक अकेला ऑब्जेक्ट होगा. जब दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट होंगे तब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का वजूद आएगा और वो निकलेगा किससे, whom या किसे या किसको लगाने से. सेकेंड टारगेट ऑफ सब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस. If there is only one object in a sentence, then there exists no indirect object. If there are two or more than two objects in a sentence, then by using question word whom, किसे या किसको जिसे हम बोलते हैं, we get indirect object. Now construction. Construction of sentence having verb of action, subject, helping verb, main verb, ऑब्जेक्ट. इसीलिए अगर ऑब्जेक्ट लिखा रहे सिर्फ समझ जाइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का जिक्र है, क्योंकि सेंटेंस में एक अकेला ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है, चाहे वो क्या से निकले चाहे किसी से निकले. जैसे आई टीच इंग्लिश इन रॉयल इंस्टीट्यूट, मैं रॉयल इंस्टीट्यूट में इंग्लिश पढ़ाता हूँ. क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और रॉयल इंस्टीट्यूट कहाँ पढ़ाता हूँ, कब, कहाँ, कैसे लगाने से कॉम्प्लीमेंट निकलता है और हु लगाने से सब्जेक्ट. तो कहाँ पढ़ाता हूँ? रॉयल इंस्टीट्यूट में, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया. पढ़ाना मेन वर्ब है, कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट है. आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ. किसे पढ़ाता हूँ? किसे पढ़ाता हूँ. ध्यान दीजिएगा, एक ऑब्जेक्ट अगर है तो चाहे क्या से निकले चाहे किसे से निकले हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा. आई टीच यू. एंड अगर इसी सेंटेंस को आप इस तरह से लिखें, आई टीच यू इंग्लिश इन रॉयल इंस्टीट्यूट. आई टीच यू इंग्लिश इन रॉयल इंस्टीट्यूट. अब आप देख सकते हैं यू एंड इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट आ गए हैं. तो अगर दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो वर्ड से जो निकलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो whom या किसे या किसे या किसको से निकलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. कब, कहाँ, कैसे से क्या निकलेगा? कॉम्प्लीमेंट. कौन लगाने से क्या मिलता है? सब्जेक्ट. तो मैं किसे पढ़ाता हूँ? तुम्हें. ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट, आई ओ. क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश. क्या पढ़ाता हूँ? इंग्लिश, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कहाँ पढ़ाता हूँ? रॉयल इंस्टीट्यूट में, कॉम्प्लीमेंट. सो गाइज यू कैन सी टीच मेन वर्ब. कौन पढ़ाता है? मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट. एक अकेला ऑब्जेक्ट अगर है, फिर से सुनिए, एक अकेला ऑब्जेक्ट अगर है किसी सेंटेंस में तो चाहे आप क्या से निकालो उसे ढूंढो, चाहे आप किसे से उसको ढूंढो, व्हाट या होम किसी से ढूंढ के निकले अगर हो तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. लेकिन दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हैं तो किसे से जो निकलेगा, होम से जो निकलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और क्या से जो निकलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. आप अगर चाहें तो डायरेक्ट को पहले भी लिख सकते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में लिख सकते हैं. आई टीच इंग्लिश टू यू इन रॉयल इंस्टीट्यूट. लेकिन जैसे आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले यूज़ करेंगे और इनडायरेक्ट को बाद में यूज़ करेंगे तो उनके बीच में प्रीपोजिशन आ जाएगा. यहाँ प्रीपोजिशन टू है. आई टीच इंग्लिश टू यू इन रॉयल इंस्टीट्यूट. कंस्ट्रक्शन. सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन और आईओ मीन्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लीमेंट. अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पहले लिखा तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद प्रीपोजिशन, फिर आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट, हेल्पिंग और मेन वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस प्रीपोजिशन प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. यू कैन सी हियर शी गिफ्टेड हिम. उसने उसको गिफ्ट दिया. किसे दिया? उसे दिया. लेकिन अकेला है, हिम अकेला यहाँ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी गिफ्टेड बाइसिकल. उसने बाइसिकल गिफ्ट दिया. क्या दिया? बाइसिकल दिया. लेकिन अकेला ऑब्जेक्ट है बाइसिकल, अभी भी क्या है?
डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चाहे किसे से निकले चाहे क्या से निकले, एक अकेला ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हमने यही बात ऐसे बोली, शी गिफ्टेड हिम बाइसिकल, अब दो ऑब्जेक्ट हो गया, किसे दिया, उसे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या दिया, बाइसिकल दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आप चाहें तो डायरेक्ट को पहले भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, शी गिफ्टेड बाइसिकल टू हिम। लेकिन अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन लगेगा, और यहां प्रीपोजिशन लगा है टू। तो गाइस, आज हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वर्ब ऑफ एक्शन। वर्ब ऑफ एक्शन क्या होता है? वर्ब ऑफ एक्शन, इट टेल्स एक्शन ऑफ नाउन, इट टेल्स एक्शन ऑफ नाउन। और अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्पेशली ऑब्जेक्ट के बारे में बात किया, सब्जेक्ट के बारे में बात किया कि हु लगाने से सब्जेक्ट निकलता है, क्या या किसे लगाने से ऑब्जेक्ट निकलता है, और कब, कहाँ, कैसे लगाने से कॉम्प्लीमेंट निकलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ वर्ब ऑफ एक्शन। इसे दो तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और सेकंड पार्ट हम लोग अगले वीडियोस में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ेंगे किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। किसी भी वर्ब ऑफ एक्शन वाले सेंटेंस में वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ आएगा कि नहीं आएगा, मतलब उस सेंटेंस में उस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा कि नहीं आएगा, इस बुनियाद पे वर्ब ऑफ एक्शन तीन होते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इगेटिव वर्ब। किसकी बुनियाद पे बात हो रही है? ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं होगा। इस बुनियाद पे वर्ब ऑफ एक्शन कितने हुए? ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, इगेटिव वर्ब, मीन्स तीन हैं। ट्रांजिटिव वर्ब जिसे हम लोग टी से, आप डिक्शनरी में, अगर आप किसी भी डिक्शनरी में वर्ब के उस वर्ड के सामने टी लिखा हो तो समझ जाइए ये वर्ब ट्रांजिटिव फॉर्म में है। ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? वर्ब विद ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज नोन एज, या इज ट्रांजिटिव वर्ब। वर्ब विद ऑब्जेक्ट, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ आए सेंटेंस में, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब विद ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ट्रांजिटिव वर्ब। विदाउट ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। क्यों आता है ऑब्जेक्ट के साथ ये वर्ब? क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो इस वर्ब की खूबी है कि बगैर ऑब्जेक्ट के ये सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग देने में, कंप्लीट मीनिंग निकालने में क्या रहेगा? अनेबल रहेगा। तो कंप्लीट मीनिंग दे नहीं सकता है, किसके एब्सेंस में? ऑब्जेक्ट के एब्सेंस में। इसीलिए इसको बोला जाता है वर्ब विद ऑब्जेक्ट, मतलब ये जब भी आएंगे ऑब्जेक्ट साथ लेकर आते हैं। वर्ब विद ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज ट्रांजिटिव वर्ब। विदाउट ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट मेक, इट मीन्स ट्रांजिटिव वर्ब। विदाउट ऑब्जेक्ट इट कैन नॉट मेक कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस, कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। एग्जाम्पल क्या है? ईट। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये वर्ब ऐसे होते हैं जिसे आप किसी दूसरे नाउन पे परफॉर्म करते हो, मतलब सब्जेक्ट किसी दूसरे नाउन पे, दूसरा नाउन हो, कौन रहेगा? ऑब्जेक्ट, उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट जिस पे सब्जेक्ट परफॉर्म करे। मतलब वो वर्ब तभी परफॉर्म हो सकता है जब उसे ऑब्जेक्ट मिले। जैसे ईट, खा रहे हो, तो अपने आप पूछेगा बंदा क्या खा रहे हो? टेक, लेना, क्या ले रहे हो? रीड, पढ़ना, क्या पढ़ रहे हो? प्ले, खेलना, क्या खेल रहे हो? अर्न, कमाना, क्या कमा रहे हो? इज्जत, दौलत, क्या कमा रहे हो? क्वेश्चन, सवाल करना, किससे? आंसर, जवाब देना, किसको? आस्क, पूछना, किससे? बीट, पीटना, किसे? स्कॉल, डांटना, किसे? ब्रेक, तोड़ना, क्या? कैच, पकड़ना, क्या? कलेक्ट, इकट्ठा करना, क्या? किल, मार देना, किसको? ये अपने आप ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं, तो इसीलिए बगैर ऑब्जेक्ट के ये आ नहीं सकते। नॉक, खटखटाना, क्या? हेल्प, मदद करना, किसे? रिकॉग्नाइज, पहचान लेना, किसको? तो ईट, टेक, रीड, प्ले, अर्न, क्वेश्चन, आंसर, आस्क, बीट, स्कॉल्ड, ब्रेक, कैच, कलेक्ट, किल,
नॉक, हेल्प, रिकॉग्नाइज, ईट मीन्स खाना, ज़रूर आप लोग लिखिएगा मीनिंग हिंदी। टेक मीन्स लेना, रीड पढ़ना, प्ले खेलना, अर्न कमाना, क्वेश्चन सवाल करना, आंसर जवाब देना, आस्क पूछना, बीट पीटना, स्कॉल डांटना, ब्रेक तोड़ना, कैच पकड़ना, कलेक्ट इकट्ठा करना, किल मार देना, नॉक खटखटाना, हेल्प मदद करना, रिकॉग्नाइज पहचान लेना। एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, शी क्वेश्चनड मी, उसने मुझसे सवाल किया। आप देख सकते हैं क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्ट है, तो ये क्वेश्चन क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब। आई आंसर्ड हर, मैंने उसे जवाब दिया। आंसर्ड यू कैन सी क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि सामने क्या है? हर ऑब्जेक्ट। ही रिकॉग्नाइज्ड मी, उसने मुझे पहचान लिया। आई डिडंट स्कॉल्ड हिम, मैंने उसे नहीं डांटा। वी कॉट हिज मिस्टेक, हमने उसकी गलती पकड़ ली। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन, आंसर, रिकॉग्नाइज, कॉल्ड, कॉट के जस्ट बाद आप क्या देख रहे हैं? अंडरलाइन में ऑब्जेक्ट पा रहे हैं। तो ये सब के सब ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ऐसे भी वर्ब होते हैं जो बगैर ऑब्जेक्ट के कंप्लीट मीनिंग देने में कैपेबल होते हैं। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज इनट्रांजिटिव वर्ब। डिक्शनरी में आप जाएंगे, ऐसे वर्ब के सामने आई मिलेगा, आई, और ट्रांजिटिव में टी मिलता है। तो वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज इनट्रांजिटिव वर्ब। इट डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट इन मेकिंग कंप्लीट सेंस इन अ सेंटेंस। मतलब कंप्लीट सेंस देने में इस वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही होता है, जो सब्जेक्ट होता है अपने आप अपने लिए परफॉर्म करता है, वो एक्शन खुद ब खुद होता है। जैसे खांसना, अब खांसना क्या, किसी खांसने के लिए किसी के ऊपर खांसेंगे आप? खुद खांसता है इंसान। यौन, जम्हाई लेना। स्टैमर, हकलाना। स्टटर, हकलाना। पैंट, हाँफना। गैस्प, हाँफना। स्लीप, सोना। नैप, झपकी लेना। स्नीज, छींकना। सिट, बैठना। स्टैंड, खड़ा होना। स्माइल, मुस्कुराना। लाफ, हंसना। रेन, बारिश होना। कम, आना। गो, जाना। अराइव, पहुंचना। रीच, पहुंचना। डाई, मर जाना। ये सारे के सारे वर्ब को परफॉर्म करने में किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट खुद ब खुद करता है। यू कैन सी हियर, शी स्टैमर्स, वो हकलाती है। आप देखेंगे इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और मीनिंग कंप्लीट है। वाई यू पैंटिंग, तुम हाफ क्यों रहे हो? अपने आप में पूरा मुकम्मल क्वेश्चन है। आई कफ्ड होल नाइट, सारी रात मैं खांसा। सो गाइज, हम लोगों ने क्या पढ़ा? ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव वर्ब, एंड कुछ एग्जाम्पल और हैं इनट्रांजिटिव के। इट्स रेनिंग हैविली, जोरदार बारिश हो रही है। यू कैन सी हियर, हैविली है तो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। मदर इज स्लीपिंग, माँ सो रही है। कहीं भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं यहाँ है। सेंटेंस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। इसीलिए सेंटेंस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब डजंट शो पैसिव सेंटेंस बिकॉज इट लैक्स ऑब्जेक्ट। किसी भी पैसिव, एक्टिव को पैसिव में बनाने के लिए एक्टिव में ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो पैसिव नहीं बनेगा, इसलिए इनट्रांजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है। सेंटेंस ऑफ इनट्रांजिटिव वर्ब doesn't show passive sentence because it lacks object. थर्ड है इगेटिव वर्ब। ऐसे वर्ब जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों का काम करते हों। मतलब वर्ब, ऐसे वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ भी आ सकते हैं और बगैर ऑब्जेक्ट के भी साथ आ सकते हैं, उन्हें हम इगेटिव वर्ब कहते हैं। वर्ब विद और विदाउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज इगेटिव वर्ब. It performs both transitive and intransitive roles. You can see here, egative verb ये दोनों काम करता है, ट्रांजिटिव का भी और intransitive का भी. You can see accelerate. Accelerate का मतलब गति बढ़ाना, और accelerate की मीनिंग होती है गति का बढ़ना. तो गति का बढ़ना अपने आप दिख रहा है तो इंट्रांजिटिव है. गति बढ़ाना, किसका गति बढ़ाएंगे आप?
गाड़ी का, खुद का या किसी का, ट्रांजिटिव वर्ब है। ब्रेक माने तोड़ देना, क्या तोड़ना, आगे आपके ऑब्जेक्ट डिमांड कर रहा है। ब्रेक मीन टूट जाना, खुद ब खुद टूट जाना। ब्रेक एक ही है लेकिन उसके जो मीनिंग है, एक मीनिंग ट्रांजिटिव में है, दूसरी मीनिंग इनट्रांजिटिव में है। तो ये सारे वर्ब आप देख सकते हैं। क्लोज मीन्स बंद करना और क्लोज मीन्स बंद होना। डिक्रीज मीन्स घटाना और डिक्रीज मीन्स घटना। इवॉल्व मीन्स विकसित करना और इवॉल्व मीन्स विकसित होना। फिल भरना, फिल भर जाना। हील फिर से स्वस्थ कर देना, हील फिर से स्वस्थ हो जाना। इंक्रीज बढ़ाना, इंक्रीज बढ़ना। मैनिफेस्ट पूरी तरह प्रकट करना, मैनिफेस्ट प्रकट होना। मेल्ट पिघलाना, मेल्ट पिघलना। रन दौड़ाना, रन दौड़ना। स्मैश चूर चूर कर देना, स्मैश चूर चूर हो जाना। ट्विच झटकारना या फड़काना, ट्विच मीन फड़कना। ओपन खोलना, ओपन खुलना। शेक हिलाना, शेक हिलना। ड्राउन डुबोना, ड्राउन डूबना। बॉयल उबालना, बॉयल उबलना। यू कैन सी हियर एक ही वर्ब दो तरीके से कैसे काम करती है, इसीलिए इसको इगेटिव वर्ब कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल यू कैन सी हियर। आकाश में चिड़िया उड़ रही हैं, चिड़िया उड़ रही हैं। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। आप देखिए चिड़िया उड़ रही हैं, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इन द स्काई जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। वह पतंग उड़ा रहा है, अब यही उड़ना उड़ाना बन गया, अब यही फ्लाई ट्रांजिटिव हो गया। क्यों? क्योंकि काइट ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन गए? इगेटिव वर्ब। मतलब फ्लाई चूंकि इगेटिव इनट्रांजिटिव का भी काम कर रहा है, ट्रांजिटिव का भी काम कर रहा है, इसलिए एक नया नाम दिया गया इगेटिव वर्ब। सुपर फास्ट ट्रेन बहुत तेज चलती है, सुपर फास्ट ट्रेन बहुत तेज चलती है। सुपर फास्ट ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, सुपर फास्ट ट्रेन रन्स वेरी फास्ट। रन्स वेरी फास्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट। और कैसे दौड़ती है? बहुत तेज दौड़ती है। तो कैसे लगाने से, क्या कैसे लगाने से और कब और कहाँ लगाने से क्या मिलता है? और कॉम्प्लीमेंट मिलता है। क्या और किसे लगाने से क्या मिलता है? ऑब्जेक्ट मिलता है। तो इस वक्त ये इनट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं स्कूल चलाता हूँ, आई रन आई स्कूल। मैं क्या चलाता हूँ? यहाँ ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, रन। मतलब क्या चलाता हूँ? ऑब्जेक्ट में स्कूल है, तो रन क्या हो गया? ट्रांजिटिव। अब मतलब आप देख सकते हैं सुपर फास्ट ट्रेन रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर रन को ज़रूरत नहीं है, किसकी? ऑब्जेक्ट की। लेकिन यहाँ आई रन स्कूल, मैं स्कूल चलाता हूँ, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो पहले मतलब सुपर फास्ट ट्रेन जहाँ यहाँ रन है, यहाँ क्या? इनट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, यहाँ ट्रांजिटिव है। तो दोनों दो मतलब एक ही वर्ब दो काम कर रहा है, इसे क्या नाम दिया गया? इगेटिव वर्ब। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया, द डोर क्लोज्ड ऑटोमेटिकली। इनट्रांजिटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑटोमेटिकली जो है वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट है। कैसे बंद हो गया? ऑटोमेटिकली, तो कॉम्प्लीमेंट निकल के उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, ही क्लोज द डोर। अब यहाँ पर दरवाज़ा बंद हो रहा है और उसने बंद किया, तो ये दरवाज़ा क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और क्लोज क्या हो गया? ट्रांजिटिव वर्ब। तो क्लोज इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव दोनों का काम कर रहा है, तो इसे मिलकर क्या बना दिया गया? इगेटिव वर्ब। वो नदी में डूब गया, ही ड्राउन्ड इन द रिवर। इनट्रांजिटिव वर्ब। क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। इन द रिवर कहाँ डूब गया? नदी में डूब गया, कॉम्प्लीमेंट। उसने अपने दोस्त को नदी में डुबो दिया, ही ड्राउन्ड हिज फ्रेंड इन द रिवर। अब आप देखिए हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है और ड्राउन क्या बन गया? ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये ड्राउन दो तरह काम कर रहा है, इंट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इसका नाम क्या हो गया? इगेटिव वर्ब। तो गाइज आज हम लोगों ने वर्ब ऑफ एक्शन का पार्ट 1 पार्ट फर्स्ट पढ़ा है, और अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। मतलब पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ वर्ब ऑफ एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड वर्ब।
mean time and action. Okay guys, take care. Thank you so much.